रेडी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पहुंच गए सारे? स्टार्ट करूं रिकॉर्डिंग? ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन वंस अगेन। आवाज वगैरह तो आ रही है? चैट में बता दो ताकि मैं स्टार्ट करूं सारी चीजें आपको। ठीक है, सब आवाज सब तक पहुंच रही है? ठीक है, ओके चलो। आज हम बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर आप देखिएगा कि जब बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन शुरू होता है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि दो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट जो मेन थी कि बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करें, ठीक है, लेकिन उसी के साथ दूसरी रिक्वायरमेंट होती है जर्नल एंट्रीज बनाने की। आज हमारे डिस्कशन अभी इसकी बात होगी, ठीक है, कि किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन में जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की जाएंगी। बोलो, शुरू करूं, चलाना काम करना शुरू करूं? सब लोग इन हो? जर्नल एंट्रीज कौन कौन आ गया? सब लोग आ गए तकरीबन। जवाब चाहिए मुझे। स्टार्ट करूं? सारे लोग आए? अर्जुमन मौजूद है, अहमद, उमामा, आज वालेकुम सलाम अर्जुमन, ठीक है। चलो अच्छा, अब सुनो जरा, अपने अपने नोट्स का पेज नंबर 8 निकालो, ठीक है, स्टडी नोट्स का पेज नंबर 8। देखो बेसिकली आप इस पेज नंबर 8 पे ये जर्नल में एंट्री बनती है। होता क्या है कि हम इस बात से वाकिफ है हम सब लोग के बैंक रिकंसिलिएशन बेसिकली हम कर ही इसलिए रहे थे कि बैंक रिकंसिलिएशन में कुछ ट्रांजैक्शन थी जो हमारे पास रिकॉर्ड होने से रह गई, ठीक है, और चूंकि हम वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम उसको बाद औकात जब बाद में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन एंट्रीज को अक्सर नाम दे देते हैं एडजस्टिंग एंट्री। हालांकि ये एडजस्टमेंट उस लिहाज से नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ उस चीज को एडजस्ट कर रहे होते हैं जो कि बैंक के अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन इनको अक्सर बैठ। इसी वजह से अगर तुम पेज नंबर 8 पर हेडिंग चेक करोगे तो देखो उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर एडजस्टिंग एंट्री टू एडजस्ट कंपनी रिकॉर्ड। यानी आपको समझना ये कि हमें बनाना क्या है, जर्नल एंट्री। किसकी बनानी है जर्नल एंट्री? हमें जर्नल एंट्री बनानी है उन बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जो बैंक के अंदर कंपनी में रिकॉर्ड नहीं हो सके, और इसी वजह से वो रिकॉर्ड ना हुए तो आखिर में आकर रिकॉर्ड किया गया एंड ऑफ द मंथ जब बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर हुआ। तो इसीलिए उनको कभी कभी एडजस्टिंग एंट्रीज का भी नाम देते हैं। तो बहरहाल अभी आप समझ ये लीजिए कि आपको एंट्रीज बनानी सीखनी है। बोलें, यहां तक बात समझ में आई पहली? उसके बाद दूसरी बात बोलता हूं आगे। अब दूसरी बात यह है कि एक हमेशा के लिए एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपको अगर मैं एक ऐसी मिसाल देता हूं, तो एक बोर्ड है ना पूरा विजिबल, कि एक ऐसी जस्ट अभी फिलहाल समझाने के लिए कि आपने इस तरह से, आपको मालूम है कि आप दो कॉलम में काम कर रहे होते थे। एक कॉलम में बैंक स्टेटमेंट होता था और एक कैश बुक का बैलेंस होता था, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का आपके पास अनएडजस्टेड बैलेंस से काम शुरू होता था, जो भी एक अनएडजस्टेड बैलेंस होता था। अब आप कुछ प्लस और माइनसेस करते थे, कभी कैश बुक में और कभी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब लेकिन पहली बात सुनिए, जैसा कि अगर आप नोट्स के अंदर देखेंगे तो पहली हेडिंग भी ये है कि अगर हमें रिकॉर्ड करना है उन ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड नहीं हो सके, तो सबसे पहले ये समझिए कि जो एडजस्टिंग एंट्री जो कि जर्नल बनेगी, बैंक स्टेटमेंट के कॉलम की कोई एंट्री हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट हमारा रिकॉर्ड नहीं है। वो किसका रिकॉर्ड है? बैंक का रिकॉर्ड है। उसकी रिकॉर्डिंग अगर होगी भी तो वो कौन करेगा? बैंक करेगा, और वो हमसे एग्जाम में नहीं पूछ रहा,
हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस बात में रिकॉर्ड करो जो कहाँ रिकॉर्ड हुई है, कैश बुक में। तो सबसे पहला पॉइंट वहां पे अगर आप देखें तो मैंने हेडिंग डाल के लिखा हुआ है कि कंसिडर ओनली कैश बुक बैंक कैश बुक कॉलम फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज, यानी बैंक स्टेटमेंट की हमें कोई एंट्री नहीं बनानी, हमें सिर्फ एंट्री बनानी है किस कॉलम की, जो कैश बुक का कॉलम है। बोलिए पहली ये बात क्लियर हुई एंट्री बनाने के बाद? हाँ जनाब, जवाब दे दीजिए। मैं अभी आपके चैट विंडो पर हूं ताकि उसके बाद आगे। अर्जुमन का जवाब आ गया है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं, कुछ मैसेज आया था देखा आपसे। अब आगे ये है कि जब बैंक स्टेटमेंट की एंट्री नहीं बनानी तो इस वाले कॉलम में कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ किसको देखना है, कैश बुक को। अब एक मिसाल लीजिए, नजर आ रहा है बोर्ड आपको पूरा? थोड़ा सा मुझे इधर सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। देखें, कैश बुक के अंदर अक्सर मिसाल के तौर पे कोई चीज प्लस हो रही होती थी। लेट्स सपोज प्लस क्या चीज हो रही है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड या इंटरेस्ट अलाउड। हम एक फिगर में अभी बिल्कुल सिंपल अपनी तरफ से ले रहा हूं, फर्ज कीजिए 100 रुपए से आप इंटरेस्ट अलाउड को प्लस करें। इसी तरह कैश बुक में से लेस हो रहा है क्या, बैंक चार्जेस। लेट्स सपोज 50 रुपए से बैंक चार्जेस आप माइनस कर रहे हो। इसी तरह से आप प्लस कर रहे होते थे, फर्ज कीजिए कोई बैंक में मौजूद डायरेक्ट डिपॉजिट है, इसको आप प्लस कर देते थे कैश बुक में। इसी तरह से आप माइनस करते थे एक चीज, जैसे क्या, डिसऑनर्ड चेक। लेट्स सपोज 3000 का चेक डिसऑनर्ड हुआ, आपको पता है डिसऑनर्ड चेक माइनस करते थे। इसी तरह से आप माइनस करते थे अगर लेट्स सपोज आ गया ज़कात, आपने ज़कात को जनाब 100 रुपए अगेन फर्ज कीजिए माइनस किया था, थोड़ा सा फिगर चेंज कर लूं, 100 मैंने ऊपर लिखा था इसलिए इसकी फिगर को मिस ना हो, मिक्सअप ना हो, जैसे ऐसी ऐसी 2 लिख रहा हूँ या 200 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं फिर कि मैं एक ऐसी एक आपके सामने बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे आपके बहुत सारे बने हैं सिर्फ एंट्री को समझाने के लिए। अच्छा, इसी तरह से आप लोग कुछ और आइटम जैसे प्लस कर लेते थे, जैसे इंटरेस्ट अलाउड हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, मसलन प्लस हो गया कलेक्शन ऑफ नोट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोट। लेट्स सपोज 4000 से ही आ गया। इसी तरह माइनस आपको कर देते हैं क्या जी, पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपके पास आ गया एक अदद। लेट्स सपोज ये आ गया 3000, 2000 हो गया। अब ये चंद ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की और आपने जैसे अपना काम किया, लास्ट में दोनों का बैलेंस बराबर आ गया, सब कुछ सही हो गया। लेकिन अब आप क्या करने जा रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्री बनाने जा रहे हैं, जो कि जनरल में बनी, ठीक है। अब पहले एक रूल की बात सुनिए। पहली बात तो आपको रूल की बता दी, क्या कि आपने सिर्फ किस कॉलम को कंसिडर करना है, कैश बुक को। बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब कहना चाहिए दूसरे रूल की बात क्या होगी। दूसरी रूल की बात यह है कि हमारे इन प्लस माइनस से 2 ही बातें हो रही है, क्या, या तो बैंक का अकाउंट इंक्रीज कर रहा है या फिर बैंक का अकाउंट डिक्रीज कर रहा है। यानी जब ये प्लस हो रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, और जब ये माइनस हो रहा है तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले में बढ़ जाता है और अब कम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में होता यह है कि हमें अकाउंट इस्तेमाल करना है कौन सा, बैंक का। हम जानते हैं, हम पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों जो शुरू से मेरे पास हैं, जिनको कि बैंक की नेचर क्या होती है, एसेट्स होती है। और रूल के हिसाब से, अच्छा बोर्ड नजर आ रहा है पूरा या नहीं आ रहा, कट रहा है? थोड़ा सा मैं फिर इधर कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, अगर कैमरा नहीं हिला रहा यार, इधर लिख देता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर बैंक का अकाउंट इंक्रीज होगा तो बैंक हमेशा डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। मैं पढ़ूं जरा क्या लिखा है भाई। अच्छा, ज़कात को माइनस में कर, ये थैंक यू, अर्जुमान, ठीक है। अच्छा, अब यानी आपको एक बात का अंदाजा याद हो जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ दो, जो एक अकाउंट है वही होगा, और वो कौन सा अकाउंट है, मेन बैंक। बैंक जब इंक्रीज होगा तो डेबिट प्लस,
और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। यानी जब अब आप अगर एंट्री बनाते हैं, ठीक है, अब देखिए मैं एंट्री बना रहा हूं। लेट्स सपोज एंट्री के लिए जिस तरह हमने आपको शुरू दिनों में जनरल एंट्रीज बनाने के लिए सिखाया कि जी पहला कॉलम आप बना लीजिएगा किसका, डेट का, ठीक है। दूसरा जो है एक बड़ा सा कॉलम लिख दिया किसका, पर्टिकुलर्स। प्रॉपर फॉर्म में बनाइएगा इम्तिहान में भी, पोस्टिंग रेफरेंस और डेबिट और क्रेडिट, ये दो कॉलम आपने बनाए, ठीक है। हमेशा जो बैंक रिकंसिलिएशन के बाद जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम हेडिंग में लिखिए। सेकंड लाइन में आप बनाने जा रहे हैं जनरल में बैंक के रिकॉर्ड को करने, और वो कहलाती है एडजस्टिंग एंट्री। तो सेकंड लाइन में आप यहाँ लिख दीजिए कि ये आप बना रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री। अगर कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं लिखता, जनरल एंट्री में लिखता है, तब भी वो सही है, गलत नहीं है। थर्ड लाइन में अमूमन आपको याद होगा कि आप एंड ऑफ द मंथ बना रहे होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ये हम कब बना रहे हैं, हम बना रहे हैं फॉर द मंथ एंड। अब जो मंथ एंड हो रहा है, सवाल में दिसंबर 31 है फॉर एग्जांपल, तो आप दिसंबर 31 2020 जो भी है। अगर वहां नहीं है, थर्ड लाइन वहां नहीं लिखे, तो हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं दिसंबर 31 की डेट। एक ही बात है, फॉर द मंथ एंडेड वहां ना लिखे, यहाँ लिखे, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आई पहली बात है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? चलूं आगे? जल्दी से रिप्लाई एक दे दो ताकि मैं आगे चलता जाऊं। यस, ठीक है मनाल, ओके, थैंक यू। अब क्या करेंगे, अब ये जरा सा ना साइंस वाले जो बच्चे हैं वो जरा गौर से सुन लीजिएगा, जो इंटर बैकग्राउंड साइंस के रखते हैं, और कहीं पे सवाल हो जरूर पूछिएगा। अब देखिए, आपको एक सादा सा पहले तरीका बताता हूँ, बिल्कुल, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हमने उसमें कैसे किया। अब मिसाल के तौर पे आपका सबसे पहला काम क्या होगा, पहला पॉइंट उठाइए, बोलिए प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? प्लस हो रहा है। फर्ज कीजिए कि आपने नंबर 1 डाला, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो हमने कहा कि प्लस हो रहा है तो बैंक क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। बैंक अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्री के अंदर बैंक का अकाउंट किस साइड पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। जब भी कभी कैश बुक में कोई अकाउंट प्लस हो तो बैंक का अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा अकाउंट और नरेशन अभी बताता हूं, लेकिन अभी मैं एक बात को अपने कंप्लीट करने के लिए दूसरे पॉइंट पर आता हूं। अभी यहाँ का क्रेडिट नहीं लिखा है, बताता हूं क्रेडिट लिखना। यहाँ पे देखो क्या है, बैंक चार्जेस है, क्या हो रहा है, दूसरी चीज माइनस हो रही है। तो दूसरी एंट्री अगर बनाओगे तो उसमें बैंक डेबिट नहीं करोगे, बल्कि बैंक का अकाउंट क्रेडिट साइड पे। तो क्या रूल दूसरा है कि अगर कोई एंट्री, कोई अमाउंट बैंक रिकंसिलिएशन के कैश बुक कॉलम में प्लस हो रही है तो उसके लिए बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट अभी नहीं बताया। लेकिन जो अकाउंट माइनस हो रहा है उसकी वजह से बैंक का अकाउंट क्रेडिट होगा। बोलो याद रहेगी ये बात, या मैं अपनी बात को रिपीट करूं? समझ में आई? रिपीट कर देता हूं एक दफा फिर से। ठीक है रुबाब, थैंक यू। यानी क्लियर हो गई बात मेरी कि अगर आपने एंट्री बनानी है तो सिर्फ किस कॉलम को देखना है, कैश बुक के कॉलम को देखना है, ओके। दूसरी बात मैंने क्या बताई, कैश बुक के कॉलम में क्या ख्याल रखना है, अगर वो बैंक अकाउंट में प्लस हो रहा है तो बैंक का अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट अभी हम करते हैं, लिखते हैं, या मैं पता है क्लास में जब सब होते तो मैं ऐसे कहता था, मैं कह रहा हूँ दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, दूसरा अकाउंट अभी हम यहाँ पे डब्बा बना देते, डब्बे का मतलब ये खाली डब्बा फिल करेंगे। इसमें क्या होगा, डब्बा डेबिट, बैंक क्रेडिट, क्योंकि ये क्या हो रहा था माइनस। ये कितने से बन गया, 100 से, ये कितने से बन गया, 50 से। तो मैं ऐसे क्लास में अपना थोड़ा सा मजा के लिए डब्बा डेबिट बैंक क्रेडिट, डब्बा डेबिट बैंक क्रेडिट, या डब्बा डेबिट बैंक क्रेडिट, इस तरह से। तो बताओ तीसरे वाली एंट्री में क्या एंट्री होनी चाहिए, बैंक अमाउंट क्या हो रही है, प्लस या माइनस? तो भाई प्लस हो रही है। तीसरी एंट्री क्या होनी चाहिए, तीसरी एंट्री में प्लस हो रहा है तो थर्ड एंट्री के अंदर बैंक जो है वो डेबिट में आ जाएगा। और अभी हम दूसरा अकाउंट डिसाइड करते हैं, डब्बा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने अमाउंट से,
तो भाई अमाउंट जितनी लिखी हुई है 5,000, तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है, चौथी एंट्री की बात करूं तो चौथी एंट्री में क्या हो रहा है जनाब, चौथी एंट्री में माइनस हो रहा है, तो जनाब बैंक का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डब्बा जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 3,000। याद रखना कि एक बच्चे साइंस वाले बच्चों को बताऊं खास के कि बेटा यहाँ पे अमाउंट माइनस है ना, तो उसको ये नहीं करना कभी माइनस में लिख देना, ये नहीं करना। बेसिकली माइनस या प्लस तो सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज को शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था इस उसमें, और एंट्री में माइनस प्लस इंडिकेट हो रहा है किस सूरत में, डेबिट और क्रेडिट में। अब ये नहीं करिएगा कि किसी माइनस अमाउंट को या 3,000 माइनस में लिख दिए क्योंकि वहां तो माइनस लगा, उसकी वजह से बैंक क्रेडिट हो गया, माइनस में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, पांचवी फिफ्थ एंट्री में भी आप देख सकते हैं ज़कात है, तो जनाब ज़कात में माइनस हो रहा है तो डब्बा डेबिट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 200 से। ठीक है, पांचवी के बाद छठी एंट्री में आप देखें कि फिर प्लस हो रहा है, तो इस दफा बैंक डेबिट हो जाएगा, डब्बा जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट आ जाएगी कितनी, 4,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद जनाब अगर लास्ट एंट्री की तरफ चले, जो सेवंथ एंट्री मैंने बनाई है, इसमें माइनस हो रहा है तो डब्बा डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से जनाब, तो वो है 2,000। तो अगर मैं पूछूं ये बात कि इस तरह से अभी तक कोई चीज में मसला तो नहीं है, क्या चीज ये शायान क्या लिखा बेटा, डेबिट का मतलब, ये डेबिट सिर्फ लिखने का मकसद क्या हुआ, मैं समझा नहीं हूँ। तुम नए वाले शायान तो नहीं हो ना, वो तो शायद शायान फैयाज हैं, तुम शायान बेग हो पुराने। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ तक बात शायान क्लियर हुई आप लोगों को कि एंट्री बनाते वक्त बैंक डेबिट और डब्बा क्रेडिट, या डब्बा कब डेबिट होगा बैंक कब क्रेडिट होगा, ये बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा जी, शाबाश। अहमद तुम्हारा जवाब चाहिए बेटा, तुम्हारा तो इंटर साइंस से था ना। ठीक है, उमायमा आप भी बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, तो फिर मैं, आमिरा भी एक मेरा ख्याल ले रही है क्लास, काफी दिनों बाद मेरा आया नाम लिया, मैंने बहुत दिनों बाद नाम लिया। ठीक है, चलूं आगे, यहां तक क्लियर हो गया, क्योंकि अब असल बात बताने जा रहा हूं जो कि आपके सामने आएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पर अगर मैं समझाऊं तो अब दूसरा अकाउंट क्या आएगा, तो अब यहाँ तुम्हें वही वाली बात है कि जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट की बात है कि यार हमें बाज नाम वही होते हैं, अकाउंट में भी इस्तेमाल होते हैं, यहाँ भी वही लिखते हैं। बाज नाम ऐसे हैं जो अकाउंट वाले इस्तेमाल नहीं होते, हम अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मसलन क्या, अब मसलन इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला वाला इंटरेस्ट अलाउड। अच्छा, अब यहां जहन में रहे कि इंटरेस्ट दोनों तरह होता था, कभी इंटरेस्ट मिलता था और कभी इंटरेस्ट डिडक्ट होता था। इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो हमारी इनकम है, इंटरेस्ट अगर डिडक्ट हो रहा है तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इस वक्त हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारा दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम होगा कि यहाँ पे अकाउंट कौन सा होगा, इसको हम नाम देंगे इंटरेस्ट इनकम। क्या नाम दे देंगे, इंटरेस्ट इनकम नाम दे देंगे। तो चूंकि इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, तो बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगा पहले इस एंट्री के अंदर। अगर एक्सपेंस होता और माइनस होता, तो अगर ये इंटरेस्ट होता और ये जो है एक्सपेंस होता, तो फिर तो एंट्री रिवर्स बनती, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस जब होता या चार्ज होता तो वो माइनस होता, माइनस होता तो एंट्री दूसरी होती, इंटरेस्ट डेबिट और बैंक क्रेडिट। उसके आगे लेकिन इनकम नहीं लगता, उसके आगे क्या लगता, इंटरेस्ट एक्सपेंस लग जाता। ठीक है, अभी मजीद दिखाता हूँ, ये सब में लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो ये अभी सारा दिखा देता हूँ लिखा हुआ कैसे है। आगे चलो, 50 रुपीज माइनस हो रहे थे, बेसिकली ये क्या है, बैंक चार्जेस हैं। तो बैंक चार्जेस या जितने भी चार्जेस होते हैं अक्सर इनको इसी नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेबिट साइड पे तुम लिख दोगे क्या, डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट।
और बैंक क्रेडिट। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब ये तीसरा और चौथे को 1 मिनट को रुक जाओ, आगे आओ। जक़ात था 200 रुपए। यहाँ पे जक़ात को भी हम अक्सर अपनी बुक में जक़ात के नाम से ही लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? जक़ात का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ आ जाओ तो क्या है? कलेक्शन ऑफ नोट। हमने अक्सर वहां भी लिखा हुआ था, यहाँ भी। अब ये सोचो, कलेक्शन हो रही है नोट की, तो दो किसने बताई थी नोट की? कलेक्शन वाले को क्या कहेंगे? नोट रिसीवेबल या नोट पेबल? क्या नाम देंगे बताओ? नोट रिसीवेबल नाम देंगे। शाबाश अर्जुमन। तो इसका मतलब है यहां पर अगर इस वाले में आ जाए बैंक डेबिट, तो क्रेडिट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए नोट्स रिसीवेबल। इसी तरह से ये क्या था? पेमेंट ऑफ बिल्स। बिल या पूरा नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पेमेंट में भी, बिल में भी दो बताए थे नाम। एक क्या था? बिल रिसीवेबल, और एक क्या था? बिल पेबल। इसमें क्या नाम होना चाहिए? क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है तो इसमें नाम आ जाना चाहिए। सही है, शाबाश, बिल्स पेबल। ठीक है, तो यहाँ अगर उल्टा होता, वहां पे नोट की जगह बिल होता, तो ये बिल रिसीवेबल कर देते। यहाँ पेमेंट ऑफ नोट पेबल होता, तो यहाँ नोट पेबल कर देते। तो इस तरह से डिसाइड करो कि सिर्फ बिल और या नोट लिखा हुआ है तो ये करेंगे। ठीक है, शाबाश। शायद देखो सिर्फ पेबल ही लिखोगे बेटा, पेबल तो फिर ओपन हो गया ना, कौन सा पेबल? पूरा लिखोगे। नोट है तो नोट पेबल, बिल है तो बिल पेबल, या कोई और पेबल है तो वो पेबल लिखोगे। ठीक है जान? अच्छा, अब ये दो मैंने छोड़ दिए थे। अब इसमें कहीं पर भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या चीज हो, क्योंकि अब तक जो मैंने बाकी अकाउंट लिखे वो तो मैंने यहीं से हिंट तलाश कर ली, लेकिन इन दोनों में नजर आया कि यार इसमें तो कोई हिंट ही नहीं है। एक डिसऑनर्ड चेक है और एक डायरेक्ट डिपॉजिट है कोई आइडिया किसी को क्या आना चाहिए यहां पर? यानी कौन सा अकाउंट आना चाहिए? देंगे जवाब? अर्जुमन, रुबाब, मुस्कान गायब है आज, और एक और मेरा अच्छा स्टूडेंट कहां गया? वो नहीं है? नो आइडिया सर। ओके ठीक है, मैं आपको आइडिया देता हूं। सोचो, डायरेक्ट डिपॉजिट क्या मतलब था इसका? डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब था किसी ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। जिसने हमें पैसा देना होगा उसने हमें यहां नहीं दिया, बल्कि कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। अब जरा खुद सोचो कि आखिर कौन है जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा दे जाएगा? कोई सवाब की नीयत से तो नहीं देगा ना, यहाँ पे कोई सवाब का काम तो नहीं हो रहा कि हमें दे जाएगा। लाजमी सी बात है वही शख्स हमें पैसे देगा जो हमारा कस्टमर है, और अगर वो हमारा कस्टमर है तो कस्टमर से हमें जो पैसे लेने होते थे उसको हम लोग किस नाम से याद रखते थे? याद करो, अब बता सकते हो? कस्टमर से पैसे लेने होते थे सुहेब। कस्टमर से पैसे को ना बिल रिसीवेबल नहीं कहते थे। सिर्फ अगर कस्टमर है जिससे देखो बताया था ना, बिल रिसीवेबल होगा तो लिखा हुआ होगा, जैसे लिखा हुआ भी नीचे देखा। अगर सिर्फ कस्टमर है तो उसको याद रखते थे अकाउंट रिसीवेबल। तो डायरेक्ट डिपॉजिट, अक्सर आप पूरी लाइन अगर याद कीजिए जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें लाइन लिखा होता था डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, के कस्टमर ने डिपॉजिट किया। तो जब कस्टमर ने डिपॉजिट किया तो यहां पर कस्टमर के लिए अंडरस्टूड है कि कौन सा अकाउंट आ जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल। यानी थर्ड पॉइंट में कस्टमर की वजह से किस चीज को यूज करेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल को। बोलो क्लियर हुई बात? और 99% यही होगा कि अगर कोई ऐसा डिपॉजिट है जो है कस्टमर का है तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा। अच्छा, इसी तरह डिसऑनर्ड चेक। अब डिसऑनर्ड भी चेक कैसे है? डिसऑनर्ड चेक ये था कि जैसे पिछले वाले में क्या हुआ कि कस्टमर ने हमारा चेक या हमारा पैसा हमें देने के बजाय चेक डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट किया। अब सिचुएशन क्या है? डिसऑनर्ड कब हो रहा है कि हमारा कस्टमर हमें आकर चेक से पेमेंट कर देता है, हम उससे चेक वसूल कर लेते हैं और अपने पास वो एंट्री बना लेते हैं कि जी पैसे आ गए, और वो चेक फिर जब बैंक भेजते हैं
याद रखो कि फिर चेक देने वाला शख्स कौन होगा? कस्टमर होगा। तो फिर जब हमें हमारा चेक देने वाला शख्स है, कस्टमर है, तो डिसऑनर्ड चेक में भी हमेशा कौन सी चीज इस्तेमाल होगी? कस्टमर। क्यों? क्योंकि चेक अगर डिसऑनर्ड हो गया तो इट मींस कि हमारे जो पैसे आने थे वो पैसे आए नहीं हैं। हालांकि जिस लम्हे पैसे आए होंगे या चेक रिसीव हुआ होगा तो हमें तो उम्मीद थी पैसे आ गए, मगर जनाब पैसे नहीं आए, तो दोबारा उस बंदे से पैसे लेने हैं। तो डिसऑनर्ड चेक में दोबारा क्या चीज आएगी? अकाउंट रिसीवेबल आएगा। अब यहां तक पहले बताओ कि थोड़ा सा मुझे पता है थोड़ा सा कुछ लोग होंगे जो थोड़ा शेकी हो, कुछ हो सकता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो बात। तो यहां तक बहरहाल मैंने आपको एक बात पहले समझाई, ठीक है। अब मैं आपको हेल्प करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका हुआ कि होता क्या है कि बहुत से बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाती है बात समझ, कुछ बच्चों को अभी थोड़ा सा शेकी हो रहे होते, कुछ आएगा पता नहीं कैसे। अब पता है मैंने क्या किया? देखो उसी पेज पे जिस पेज का मैं जिक्र कर रहा हूं, पेज नंबर 8 में अगर मैं आपके कैमरे के करीब आऊं तो आप ये देखिए कि मैंने दो तरफ एंट्री बनाई है आपको, लेकिन ये वाली एंट्रीज जो मैंने यहां बनाई हैं बोर्ड पे बनाने वाली एंट्री से डिफरेंट नजर आ रही है। तो बेटा असल में अगर आप ये कहेंगे डिफरेंट है तो डिफरेंट नहीं है, यहां मैंने हर पॉइंट की अलग अलग एंट्री बनाई है और इसमें मैंने उसको एक साथ कंपाउंड कर दिया। यानी मेरा बेटा अगर मैं चाहूं तो मैं इसको इस एंट्रीज को बजाय इस तरह हर पॉइंट की अलग अलग बनाने के, यानी मैं अगर एक साथ बनाना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं? जरा देखो तो कितनी एंट्रीज है जिसमें बैंक डेबिट हो रहा है? एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री। तीन एंट्रीज में बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मैं बजाय अलग अलग तीन एंट्री में बार बार बैंक डेबिट करने के मैं एक कंपाउंड एंट्री बना दूं जिसमें एक दफा बैंक को डेबिट में लिखूं और किस किस वजह से क्रेडिट हुआ मैं उनको क्रेडिट करता जाऊं। मसलन इंटरेस्ट इनकम, कितने से क्रेडिट? 100। फिर किस वजह से क्रेडिट? लिख दूं अकाउंट रिसीवेबल। फिर किस वजह से क्रेडिट? अकाउंट रिसीवेबल कितना था? 5000। और फिर लिख दूं किस वजह से क्रेडिट? नोट्स रिसीवेबल। कितने से जनाब? 4000। और टोटल 5 4 9 9100 से डेबिट कर दूं। अभी नरेशन लिखता हूं, ये हो जाए एक पहली एंट्री, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा कैमरा मेरा ख्याल इधर हो रहा है, मैं अब इसको थोड़ा सा कैमरे को उस तरफ कर दूं ताकि पूरा बोर्ड इस्तेमाल हो सके। ये लोग अकाउंटिंग में बोर्ड छोटे कैमरा आगे रखते ना, ठीक है अब आ जाएगा पूरा बोर्ड। अब सेकेंड एंट्री में क्या होना चाहिए? अब आप इसमें नोट कीजिए कौन कौन पहली एंट्री समझ में आई कंपाउंड बनाने की? हाँ जवाब दो जल्दी से। क्या यार खट 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 रिप्लाई करे। यस सर, अर्जुमन के बाद बहुत अच्छा है। अच्छा अब क्या, यहां से यहां तक अगर आए तो अब इसमें कौन कौन सी एंट्री है जिसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है? एक एंट्री बैंक क्रेडिट, दो एंट्री बैंक क्रेडिट, तीन एंट्री बैंक क्रेडिट, चार एंट्री जिसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो क्या करें? डेबिट में सारे लिख दें और फिर बैंक को एक दफा, यानी मसलन डेबिट में क्या लिखें? बैंक चार्जेस। कितने से? मैं इधर होकर लिखूं ताकि आपको बोर्ड नजर आता रहे। बैंक चार्जेस 50 से डेबिट। फिर बैंक चार्जेस के बाद दूसरी एंट्री कौन सी थी? ये वाली, अकाउंट रिसीवेबल 3000। फिर जकात, जकात को भी जकात लिख दिया 200 रुपए। फिर आखिरी वाला बिल्स पेएबल, कितना जी? 2000। और एक दफा बैंक को क्रेडिट कर दूं। नरेशन अभी लिखते हैं 3 2 5 और 2 5250। तो अगर मैं अलग अलग एंट्री बनाना चाहूं तो अलग अलग बनाऊं, और अलग अलग अगर नहीं बनाऊं तो मैं एक साथ ये एंट्री इस तरह से 5250। सही लिखा मैंने? नजर आ रहा है बोर्ड पर पूरा? हाँ लिख सकता हूं। जवाब दीजिए अब मुझे जरा, क्या ये दोनों तरीके समझ में आ गए कि अगर एक साथ बना दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अब? ठीक है, नो इशू, ग्रेट। अच्छा अब देखो, अब जब ये सीख बात समझ में आ गई तो अब अगर तुम देखोगे ना तो अब
हर अब इस पॉइंट को गौर से देख लो, मैंने इस जगह पर कोशिश की है कि इसमें तमाम अकाउंट डिस्कस कर लूं जो जो डेबिट में आते हैं। अब देखो मैंने कैसे लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, जरा सा अगर सामने रखो। सबसे पहले मैंने लिखा बैंक चार्जेस डेबिट। बैंक चार्जेस कब कब डेबिट होगा, चाहे खुद ऐसे बैंक चार्जेस लिखा हो ब्रैकेट में जो लिखा है, या लिखा हो सर्विस चार्जेस, या लिखा हो चेकबुक चार्जेस, या लिखा हो कलेक्शन चार्जेस। यानी तुम अच्छी तरह जानते हो सर्विस चार्जेस हो, कलेक्शन चार्जेस हो, या चेकबुक के चार्जेस हो, ये सब दर हकीकत क्या है, बैंक चार्जेस। तो ये सब अगर कैशबुक से माइनस हो रहे होते हैं तो इन ये अगर मुख्तलिफ नामों से हमारे सवाल में आ जाएं, उन सब के लिए हम डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे, बैंक चार्जेस। सही आई बात समझ में? बोलिए, जरा सा रिप्लाई कर दिए, मैं बस देखूं कि मेरी बात समझ में आई। यानी मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि ये आइटम कैशबुक में कैशबुक के कॉलम में हो सकते हैं, उन सब के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल होगा, बैंक चार्जेस। है ना? नोट्स हैं अभी सबके पास, या मैं एक पिक्चर इसकी सेंड कर दूं? बोलो अभी इस पेज की, ताकि मेरी बात समझ सको। ठीक है, बाकी किसी के पास ऐसा तो नहीं है कि नोट्स नहीं है? अभी सबके पास है ना, क्योंकि ये पेज होगा तो मेरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं पेज से समझा रहा हूं। दूसरा देखो, और जकात। अब जकात तो वैसे पता है तुम्हें ज्यादातर सेम रहेगा, लेकिन देखो अब बिल कब लिखोगे, तो ये लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पेड बाय बैंक। नोट पेबल को कब डेबिट करोगे, जब क्या लिखा होगा, प्रोमिसरी नोट या नोट पेड बाय बैंक। ठीक है। रेंट एक्सपेंस कब होगा, अक्सर वो आता था, याद है, स्टैंडिंग ऑर्डर। देखो आगे मैंने लिखा स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या मतलब था बताया था स्टैंडिंग ऑर्डर का। स्टैंडिंग ऑर्डर ये नहीं है कि जो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ कोई स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग ऑर्डर से मुराद वो इंस्ट्रक्शन है जो हम बैंक को दे देते हैं कि भाई ये चीज आएगी और आपने ये काम करना है। मसलन हमने, जैसे मैं एक बैंक में मैंने जब काम कर रहा था प्राइवेटली अभी, तो हमारे पास कुछ सिटीज थे, जैसे बन्नू का था। अब बन्नू में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था। अब मसला क्या होता था कि बन्नू के इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना बड़ा मुश्किल काम था। हालात वगैरह खराब होते थे, तो हम अब 80,000 90,000 हमारे उस बन्नू के स्टेशन का, एक बताऊंगा कभी तफसील से सामने होंगे तो स्टेशन क्या था कैसा था, वो एक टेलीविजन के हवाले से बात है। तो उसके स्टेशन का 80-90,000 का बिल आता था। बड़ा रिस्की होता था कि हम स्टेशन में किसी आदमी को कहें कि वो 80-90,000 रुपए लेके जाके डिपॉजिट कराए। तो हमने वहां बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि हमने यूबीएल बैंक होता था वहां पे, हमने यूबीएल में एक अकाउंट खुलवाया और हमने एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन मैनेजर, बैंक मैनेजर के नाम दे दी कि अगर हमारे पास आपका बंदा, आपके पास हमारा बंदा ये वाला बिल लेकर आए, आपने हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट करके बिल पे कर देना है, यानी आपने निकाल देना है पैसे। तो इसमें क्या हुआ कि उनका इंस्ट्रक्शन आ गई, जैसे ही वो हर महीने बिल लेकर आता था हमारा स्टाफ मैनेजर, वो वहां से बैंक से पेमेंट कर देते। दिस इज द स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर कई तरह के होते हैं, कभी बिल्स की है पेमेंट, कभी कोई रेंट की पेमेंट है, कभी कोई इंश्योरेंस की पेमेंट है, इसी तरह कोई और पेमेंट है। तो अक्सर ये सारे खर्चे होते हैं। तो कभी भी कोई आ जाए तो इस मिसाल के साबित करने के लिए वहां पे एक लिखा है स्टैंडिंग ऑर्डर, कौन सा, रेंट एक्सपेंस, कि अगर कभी आ जाए। आपके पास अक्सर आता है इंश्योरेंस का, तो आप इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखिएगा। अगर आपके पास आ जाए कि बैंक ने कोई किस्तें पे की हैं, लोन की किस्तें पे की हैं, तो आप लोन पेबल लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह देखिए आप रेंट एक्सपेंस के नीचे मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस भी अगर आप नोट करें तो मैंने लिखा है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कब कब आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा अगर आपने माइनस किया होगा कैश बुक से मार्कअप, प्रॉफिट या इंटरेस्ट, खुद लिखा हुआ होगा, तीसरा नाम मैंने लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है कि प्रॉफिट या मार्कअप बैंक डेबिट करे, डिडक्ट करे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखिएगा। अकाउंट रिसीवेबल कब कब इस्तेमाल कीजिएगा, जब डिसऑनर्ड चेक हो या किसी कस्टमर का चेक रिटर्न आ गया अनपेड, यानी पे हुए बगैर, ये अनपेड उनकी तरफ से लिखा हुआ है, तो तब भी अकाउंट रिसीवेबल आएगा। ठीक है। तो अभी मैं आखिरी दो छोड़ के आगे चल रहा हूं। बोलो,
ये यहां तक मेरी बात समझ में है? आखिरी दो अभी वो एरर वाले हैं, वो मैं अभी समझाता हूं। क्लियर हो गई बात? पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है। दूसरी एंट्री में इसी तरह देख सकते हो, आप मेरे समझाने की जरूरत नहीं है कि अब ये एड से रिलेटेड बात हो रही है। इंटरेस्ट इनकम कब कब लिखोगे? जब क्या आएगा, मार्कअप हो, प्रॉफिट हो, क्रेडिट या अलाउड बाय बैंक। तो जैसे ये इंटरेस्ट अलाउ था, हमने इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट सेलेक्ट किया। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल कब आएगा? जब डायरेक्ट डिपॉजिट हो। देखो डायरेक्ट डिपॉजिट को बता दिया क्या ये करोगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करोगे डायरेक्ट डिपॉजिट में। ठीक है। इसी तरह बिल रिसीवेबल है, नोट रिसीवेबल है। अच्छा, अक्सर आता था वो डिविडेंड। डिविडेंड बताया था कि कंपनी का प्रॉफिट, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड इनकम का अकाउंट इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है। इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि अक्सर रिटर्न होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर सेल ऑफ 9, पता नहीं इसमें गलती से शायद आ गया है, मार्केट सिक्योरिटीज, सेल्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड इनकम लिखोगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद लिखोगे क्या ये, बल्कि 9 को ना, 9 असल में ब्रैकेट है। हाँ 9 वो मेरा ख्याल है कंट्रोल दबा रह गया है मेरे से, तो ये 9 जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना तुम्हें डिविडेंड उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट का है। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है इससे मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज असल में प्राइस बॉन्ड वगैरह होता है। कंपनी अक्सर प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीद लेती है तो उनको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक में मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से। ये अभी जरा कम कम आता है लेकिन कभी आ जाएगा तो डिस्कस करने के लिए। फिर कलेक्शन, जिस तरह हम पे कर कलेक्शन करते हैं, जिस तरह रिसीविंग का होता है। जैसे आप देखो स्कूल की फीस वगैरह होती है, बैंक वाले वसूल कर रहे होते हैं, तो स्कूल वाले फी इनकम, या रेंट है तो रेंट इनकम, इस तरह कर सकते हैं। बैंक लोन बोरोड फ्रॉम बैंक, ये जीरो भी नहीं है, ये भी ब्रैकेट क्लोज है, पंचिंग रह गई है। बैंक लोन होगा तो ये बैंक लोन बोरोड का आ जाए, कोई किस्तें हैं तो बैंक लोन डेबिट। ठीक है। तो ये 1 2 3 चीजें आपको यहाँ तक थी। अब आखिरी वाली 2 बातें बताता हूँ पहले, फिर बोलता हूँ। बताओ, जवाब दो यहाँ तक। कोई चीज, मसला, सवाल है कोई? एनी क्वेश्चन? क्या लिखा बेटा? अर्जुन बताया ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्राइस बॉन्ड वगैरह वो कहते हैं। ठीक है। यानी कैश जो होता है, अगर बिजनेस का पड़ा होता है तो उसको वो प्राइस बॉन्ड वगैरह में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। अभी तुम्हें थोड़ा सा कम कम मिलेगा, आएगा अभी आगे 1 2 जगह पे तो मजीद सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सबसे इतना जान लेना काफी है कि बैंक की शॉर्ट, हमारा बैंक की नहीं सॉरी, बिजनेस की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हो प्राइस बॉन्ड जैसी चीजों में तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटी। और बाकी चीजें भी होती हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि आप बाकी चीजें वाकिफ नहीं है, सबसे आसान इस वक्त समझाने के लिए प्राइस बॉन्ड है, तो प्राइस बॉन्ड याद रखिएगा। अच्छा, अब आखिरी बात, अक्सर हम याद होगा कि जो आपको एंट्री का प्रॉब्लम होता है, आपको याद होगा एरर आता था, या तो ओवर रिकॉर्डिंग या अंडर रिकॉर्डिंग। ठीक है। अब मैं उसका बताने जा रहा हूं। रूल वही रहेगा, चाहे ओवर रिकॉर्डिंग, अंडर रिकॉर्डिंग पेमेंट की हो या रिसीवेबल की हो। पहली बात तो आपको बताया कि ओवर रिकॉर्डिंग और अंडर रिकॉर्डिंग अगर होता था तो या तो वो प्लस होता था या माइनस होता था। ओवर रिकॉर्डिंग, अंडर रिकॉर्डिंग बैंक में हो कुछ नहीं करना, क्योंकि बैंक के साथ का तो कोई बैंक की गलती बैंक सही करेगा, हमें नहीं करना। हमें करना है किसका? कैश बुक का। तो अगर ओवर रिकॉर्डिंग या अंडर रिकॉर्डिंग बैंक में आता है तो आपने क्या करना है? ओ यार क्या कह रहा हूं, ओवर रिकॉर्डिंग अंडर रिकॉर्डिंग अगर कैश बुक में आता है तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने देखना है कि वो किस चीज की है। यानी मिसाल के तौर पे, अब मैं इसको जरा सा थोड़ा सा, बोर्ड कितना आपको इधर का नजर आ रहा है? थोड़ा सा नजर आ रहा है, ज्यादा नजर नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे ये आपको इस तरह से नजर आया, यहां से लिखूं थोड़ा सा, फर्ज कीजिए लिखा हुआ नजर आया ओवर रिकॉर्डिंग है, ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, ओवर रिकॉर्डिंग है अगर किसकी? डिपॉजिट की। तो डिपॉजिट का ज्यादा रिकॉर्ड हो जाना हमेशा यहां से क्या होगा? माइनस होगा। इसी तरह अगर अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है, तो डिपॉजिट का कम रिकॉर्ड होना प्लस हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, डिपॉजिट किसने किया, उसी लाइन को गौर से पढ़ना कि हम किस वजह से वो डिपॉजिट को या किसी चीज को ज्यादा है। अगर वो पैसा ले रहे हैं, या इसी तरह से मैं बल्कि चौथा भी लिख दूं, क्या हो सकता है? ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट।
लेट सपोज 200 रुपए माइनस ओवर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट प्लस हो जाता था, और अंडर रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट माइनस होता था। अब जहन में क्या रखो कि अगर कभी भी हमारे पास, मैं अभी एक वैल्यू ले लेता हूं 300 के साथ रुपए, अगर कभी भी हमारे पास पेमेंट और इसकी ओवर रिकॉर्डिंग अंडर रिकॉर्डिंग आती है, तो जरा सा तवज्जो के साथ जो लाइन सवाल में दी होगी उसको गौर से पढ़ना, उसमें कोई ना कोई हिंट होगी। आप देखिएगा, जाके दोबारा पढ़िएगा मेरी बात के बाद, ओवर रिकॉर्डिंग और अंडर रिकॉर्डिंग के जहां जिक्र होगा उसमें लाजमी लिखा होगा जी परचेज ऑफ फला चीज, यानी एक सवाल पॉइंट में आया था परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑफ रुपीज इतना, रिकॉर्डेड इतना। क्या मतलब? ऑफिस सप्लाईज है, तो एक अकाउंट तो बैंक होगा, दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा? ऑफिस सप्लाईज। इसी तरह अक्सर लिखा हुआ आया परचेज ऑफ फर्नीचर, के फर्नीचर का परचेज था, रिकॉर्ड इतना होना था, रिकॉर्ड कुछ और हो गया, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? एक अकाउंट तो बैंक होगा, दूसरा अकाउंट क्या होगा? फर्नीचर होगा। इसी तरह से आपने देखना है कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया या कम रिकॉर्ड हो गया, तो क्या डिपॉजिट? कैश। एक अकाउंट तो हो गया बैंक, दूसरा कौन सा हो गया? कैश। तो भाई इसमें यानी अगर ये ओवर रिकॉर्डिंग कैश का है तो इसमें बैंक माइनस होगा, दूसरा कौन सा अकाउंट होगा? यानी बैंक माइनस से मुराद बैंक क्रेडिट होगा, दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा? कैश। इसमें अगर ये भी वही है तो ये आ जाएगा क्या? बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर कभी समझ में नहीं आता कुछ भी, तो फिर उस सूरत में हमेशा ओवर रिकॉर्डिंग और अंडर रिकॉर्डिंग में अकाउंट पेबल या अकाउंट रिसीवेबल, जब पेमेंट का जिक्र हो तो अकाउंट पेबल, और जब वसूली या डिपॉजिट का जिक्र हो तो अकाउंट रिसीवेबल को इस्तेमाल करो। बोलो, मैं अब एक दफा रिपीट करने के बाद फिर बोलने कहूंगा कि बोलोगे। क्या हुआ? कुछ नहीं लिखा। यानी ओवर रिकॉर्डिंग में अगर ओवर रिकॉर्डिंग या अंडर रिकॉर्डिंग डिपॉजिट की है, अगर सादा डिपॉजिट है, कैश है, तो कैश पहचान लो। अगर कैश नहीं लिखा हुआ है तो फिर हमेशा डिपॉजिट में अकाउंट रिसीवेबल इस्तेमाल करो, ओवर रिकॉर्डिंग में भी अंडर रिकॉर्डिंग में भी। लेकिन मुलाजमा आता है कि एक में बैंक अगर यहाँ क्रेडिट हुआ है तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, इसमें बैंक डेबिट होगा तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। ठीक। और ओवर रिकॉर्डिंग और अंडर रिकॉर्डिंग अगर पेमेंट की है तो उसमें अकाउंट पेएबल रिकॉर्ड करो। देखो अब जाके एंट्री नंबर 2 जो मैंने ऊपर लिखी थी, अगर यहां पे नोट करो तो देखो मैंने ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अकाउंट पेएबल और नेम। नजर आ रहा है आपको? अपने रजिस्टर में भी नजर आ रहा होगा। और उसके नीचे भी लिखा है मैंने अकाउंट रिसीवेबल और नेम। यानी क्या मतलब कि अगर कुछ समझ में नहीं आता तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेएबल, वरना नाम। नाम कौन सा? कि अगर फर्नीचर का जिक्र है तो फर्नीचर, अगर कैश का जिक्र है तो कैश, अगर ऑफिस सप्लाईज है तो ऑफिस सप्लाईज। ठीक है। इसी तरह नीचे भी आपके पास नजर आएगा। बोलिए, जवाब दीजिए अब मुझे। ओवर और अंडर रिकॉर्डिंग की एंट्री बनाना समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। तो अब एक दफा चूंकि आपको सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन आप लोग यूज कर रहे हो, सोल्यूशन को देख रहे हो जाके, क्वेश्चन के सोल्यूशन, मतलब अब आपने काम करने के बाद चेक करना शुरू किया है, तो अब चेक करें। आप लोगों को मैंने कहा है सोल्यूशन कभी खोल के देखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोगों को? हो ये कौन? शयान ने कर लिया है। ठीक है शयान, तो आप शयान एंट्रीज हर क्वेश्चन की, यानी जितने क्वेश्चन मैंने अब तक करवाए हैं या जितने भी सेक्शन में मेरे पास हैं, हर क्वेश्चन की एंट्रीज यानी सेक्शन मैंने अगर देखो तो आपको हे सेक्शन तक पढ़ा दिया था ना, इस सेक्शन तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के आपने एंट्री खुद से पहले बनानी है और फिर एंट्रीज को जाकर चेक करना है वहां से कि ये एंट्रीज सही हैं या गलत हैं। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? हर बच्चा जाके अब जरा सोल्यूशन को चेक करे
सोल्यूशन पे चेक करके देखिए आप एंट्री किस हद तक सही बना रहे हैं। ये आपके पास मैनुअल मौजूद है, इस मैनुअल को इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिएगा इसी तरह बनाइए एंट्री। हाँ, ये लाइन शाइन लगा लीजिए लेकिन कंपाउंड में बना लीजिए, टाइम सेव होगा, क्योंकि हमारे बीकॉम के पेपर में टाइम का फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। अब आपकी तरफ से कोई सवाल है तो कीजिए मुझसे इसी एंट्रीज के हवाले से, और अगर ना हो तो काम करिए, काम करने के बाद मुझसे क्वेश्चन कीजिए कल के उसमें। और अब मैं सवाल 5 ईयर के कराऊंगा थोड़े से, एक कल सवाल कराऊंगा, उसके बाद लास्ट क्लास से खत्म कर रहा हूँ बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो जो क्वेश्चंस हैं अपने निकाल लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए बस लास्ट वीक फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। इसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन को खुदा हाफिज कहेंगे। ठीक है, नरेशन, नरेशन स्टेटमेंट मेरा ख्याल है, हाँ नरेशन लिखेंगे, इसमें नरेशन लिखोगी बेटा, टू रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें बैंक डेबिट हुआ है ना, डेबिट, आसान सी बात, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करो, डेबिट बैलेंसेस टू बैंक। ठीक है, और यहां लिख दो टू रिकॉर्ड क्रेडिट बैलेंसेस टू बैंक। बैंक अकाउंट करना चाहो अकाउंट लिख दो, क्योंकि बैंक होता ही अकाउंट ही, आगे लिखे ना लिखे। ठीक है, टू रिकॉर्ड डेबिट बैलेंस टू बैंक अकाउंट और टू रिकॉर्ड क्रेडिट बैलेंस टू बैंक अकाउंट। तो आसान सी नरेशन करिए, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, तफसील नहीं लिखने की जरूरत है। अगर हाँ अलग अलग बनाते हैं तो आप बेशक लिखिए टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम, टू रिकॉर्ड बैंक चार्जेस, टू रिकॉर्ड अकाउंट रिसीवेबल का क्या था, डायरेक्ट डिपॉजिट, टू रिकॉर्ड डिसऑनर्ड चेक, टू रिकॉर्ड ज़कात। तो अलग अलग एंट्री बना रहे होगा तो अलग अलग करना, वरना एक साथ बना दो तो इस तरह लिख दो। बोलो क्लियर? अच्छा अर्जुमन, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? वाओ, बड़ी जबरदस्त सवाल है। ठीक है, बताता हूं अभी आपको, पहले आप इस टॉपिक का कर लिए कंप्लीट सारी चीजें, उसके बाद बताता हूं आपको कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा। असल में मैं डिसाइड यही करूंगा, वैसे तो हम जो पढ़ते थे वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इस वक्त जो डिसाइड करना है कि ऐसी चीज पढ़ाना शुरू करना चाहता हूं जो ऑनलाइन अभी आसानी से समझाई जा सके। वो टॉपिक नहीं शुरू कराऊंगा जो टॉपिक ऑनलाइन पे समझाना जरा मुश्किल हो जाएगा, जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन जरूरी है। तो माइट भी ये डेप्रिसिएशन या उससे अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ चीजें हो जाए, या इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू करा दूं, इस तरह की कोई टॉपिक पे आपसे काम करवाऊंगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, कल की क्लास में जिंदगी रही। ओके, कोई सवाल तो नहीं है? ओके फिर, अल्लाह हाफ़िज़।